आज ताओ ते चिंग का 31वां वर्ष हम लेते हैं। पहले उसे सुने, फिर उस पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लाओ त्से लिखते हैं, वेपन्स आर द टूल्स ऑफ वायलेंस, ऑल डिसेंट मैन detest them. Therefore, followers of the Tao never use them. In peaceful times, the noble ruler honors the left side. At war, he honors the right side. Arms serve evil. They are the tools of those who oppose wise rules. Use them only as a last resort. For peace and quiet are dearest to the decent man's heart, and to him even a victory is no cause for rejoicing. Victory should not be praised. Those who praise victory relish manslaughter. Those who relish manslaughter cannot reach their goals in the world. He who thinks triumph is beautiful is one with a will to kill, and one with a will to kill shall never prevail upon the world. It is good sign when man's higher nature comes forward, a bad sign when his lower nature comes forward. With the slaughter of multitudes, we have grief and sorrow. Every victory is a funeral. When you win a war, you celebrate by mourning. अर्थात लाओ त्से कहते हैं, हथियार हिंसा का उपकरण है। जो भी अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो हथियारों को पसंद नहीं करते। इसीलिए जो ताओ को जानने वाला, ताओ का अनुसरण करने वाला है, वो कभी भी हथियारों का उपयोग नहीं करता। शांति के समय एक अच्छा शासक बाएं भाग को प्रमुखता देता है, अर्थात स्ट्रैंड, लेफ्ट साइड अर्थात स्ट्रैंड फेमिनिन मिस्ट्री को। और जब युद्ध होता है तो अच्छा शासक दाएं हिस्से को प्रमुखता देता है। हथियार केवल विनाश और दुष्टता को ही बढ़ावा देते हैं। ये हथियार उन लोगों के ही उपकरण होते हैं जो ताओ के शाश्वत नियमों में नहीं जीते, उनका विरोध करते हैं। हथियारों का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए। शांति और निस्तब्धता एक सज्जन व्यक्ति के लिए उसके हृदय के बहुत ही निकट और प्रिय होती हैं। और सज्जन व्यक्ति अर्थात जो ताओ का अनुसरण करता है। एक सज्जन व्यक्ति अपनी जीत में किसी तरह के आनंद को नहीं देखता, कोई कारण नहीं पाता। जो जीत है उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
जो जीत की प्रशंसा करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, वो मानव हत्याओं को बढ़ावा देते हैं। और जो मानव हत्याओं का आनंद लेते हैं, उन्हें रिजॉइस करते हैं, वो इस संसार में कभी भी बहुत आगे नहीं जाएंगे, वो इस संसार का हृदय नहीं जीत सकते। जो सोचता है कि जो विजय है वो सुंदर है, उसके भीतर मारने की आकांक्षा है, और जिसके भीतर मारने की आकांक्षा है वो इस संसार के हृदय को कभी उपलब्ध नहीं होगा। जब मनुष्य का उच्चतर आयाम सामने आता है तो यह अच्छा लक्षण है, और जब उसका निम्नतर आयाम सामने आता है तो यह बुरा लक्षण है। अनेक अनेक लोगों की हत्याओं से हम केवल दुख और शोक में ही प्रवेश करते हैं। हर विजय केवल एक अंतिम संस्कार जैसी घटना है। और जब तुम युद्ध में जीतते हो तो उसे सेलिब्रेट करना ऐसे ही है जैसे विलाप के साथ उसका उत्सव मनाना। आज का लाओ त्से का सूत्र बहुत हद तक एक नीतिगत सूत्र है। हमारे जीवन में और हमारे समाज में देखिए बहुत कुछ तो चल ही रहा है। लाओ त्से उधर भी इशारा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा है, एक संत को, एक बुद्ध को हर तरफ से अपनी बात को कहने की, इशारा देने की कोशिश होनी चाहिए। लाओ त्से भी यही कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हथियार हैं वो हिंसा का उपकरण है, और जो भी ताओ का अनुसरण करने वाला है वो उनका कभी उपयोग नहीं करता। अब ये तो बात बिल्कुल सीधी सी है कि हथियार हिंसा का उपकरण है, तो हथियार कोई संगीत का उपकरण तो है नहीं। तो लाओ त्से का ये सूत्र कि जो ये टूल ऑफ वायलेंस हैं, जो वेपन्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो हिंसा के ही उपकरण बनेंगे हथियार, उनका और हमें करना क्या है। लेकिन वो बस केवल बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हथियार क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं, इनका क्या प्रयोजन है, इनका कोई क्या सचमुच में प्रयोजन है। और हथियार, वेपन, एक ऐसा शब्द है जिसकी भी कई परतें हम खोल सकते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि एक ताओ को अनुसरण करने वाला जो व्यक्ति है वो हथियारों का कभी उपयोग नहीं करता। आदिम काल से मनुष्य के विकास की यात्रा हथियारों के विकास की यात्रा रही है। हम मनुष्य के विकास की यात्रा में देखते ही हैं कि जब उसने पत्थरों से, लकड़ी से कुछ हथियार बनाए, शिकार पे गया, वहीं से उसकी यात्रा आगे गई। हथियार एक उपयोगी उपकरण भी हो सकता है। जब मनुष्य ने आदिम काल में पत्थरों के हथियार बनाए तो वो केवल उसके जीवित रहने का एक आयोजन था, उसके सर्वाइवल का एक आयोजन था। भोजन चाहिए था, उसको शिकार करना था, उसको वही चीज़ें उपलब्ध थीं, तो उसने एक उपयोगिता के लिए हथियारों का निर्माण किया। लेकिन हथियारों के साथ एक शक्ति आती है व्यक्ति के पास। वो शक्ति फिर उसको अनेक अनेक तरह से विकृतियों में ले जाने लगती है। मनुष्य के उन्हीं हथियारों के विकास की यात्रा आज हम देखते हैं कितने विनाशक हथियारों में बदल चुकी है।
और लाओ त्से जिधर सीधा सीधा इशारा नहीं कर रहे हैं, आज के वक्त में हमें उसे भी देख लेना जरूरी है कि सबसे बड़ा हथियार अब विकसित हुआ है मनुष्य का, ये दिमाग, ये मस्तिष्क। वो जो हथियार बाहर हैं वो तो हैं, लेकिन उनको उपयोग करने की जो वृत्ति, उनको उपयोग करने का जो धक्का है और उनको उपयोग करने का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो हमारे इस मस्तिष्क से, हमारे इस दिमाग से, इस माइंड से ही आगे जाती है। तो आज के वक्त में सबसे बड़ा हथियार है मनुष्य का ये दिमाग, उसका ये मस्तिष्क। बाकी सारे हथियार पीछे छूट जाते हैं और हथियारों का उपयोग कर क्यों रहा था व्यक्ति? जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, और फिर बाद में लोगों को उनके ऊपर शासन करने के लिए। आज के वक्त में हम जानते हैं शासन करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम विचारों का उपयोग करें, हम ज्ञान का उपयोग करें, और इस ज्ञान के उपयोग से, उसका हथियार की तरह उपयोग करने से ही हम लोगों के ऊपर शासन करेंगे, और शासन करेंगे तो उनका शोषण करेंगे। लाओ त्से कह रहा है कि जो ताओ को अनुसरण करने वाले लोग हैं, यानी कि जो उस इटर्नल लॉ को जानते हैं, उस शाश्वत नियम को जानते हैं, वो नहीं उपयोग करते हैं क्योंकि वो शाश्वत नियम में यकीन करते हैं। वो जानते हैं कि ये अस्तित्व तो सब कुछ संभालता है। तो तुमको आवश्यकता क्या है कि तुम आक्रमण करो, तुमको आवश्यकता क्या है कि तुम लोगों के ऊपर शासन करो। व्यवस्थाएं निर्मित होंगी और व्यवस्थाएं सहज रूप से निर्मित होंगी, उनका स्वागत करेगा ताओ को अनुसरण करने वाला व्यक्ति। आज के वक्त में अगर हम देखें तो हम हथियारों के इस यात्रा में चलते चलते जब कल्ट्स में बटे हैं, पहले कबीलों में बंटते थे, आज हम कल्ट्स में बटे हैं। पहले के वक्त में हम छोटे छोटे कबीलों में बटे थे, और वो कबीलाई जो नेचर था वो धीरे धीरे फिर मजहबों में बदला। अब कबीला तो एक चीज़ थी, हर मजहब एक किस्म का कबीला है, एक खास किस्म की क्लोज्ड कम्युनिटी, एक कल्ट। हर कल्ट के पास अपने हथियार हैं, भौतिक हथियार भी हैं, वो सब उसकी भी ट्रेनिंग रखते हैं बाकायदा। और हर कल्ट, हर मजहब के पास मनुष्य को शासित और शोषित करने के वैचारिक हथियार हैं। वैचारिक हथियार ज़्यादा खतरनाक हैं बाहरी हथियारों के। हथियार के लिए ज़रूरी क्या होता है? देखिए, वेपन क्या चीज़ है? वेपन एक मैकेनिकल टूल है। पहले जो हथियार है उसको भी समझें, एकदम से नहीं समझ, अच्छा ये रिवॉल्वर हथियार है, ये तलवार, ये चाकू हथियार है, या ये एटम बम हथियार है। हैं, विनाशकारी हैं, लेकिन लाओ त्से कह रहा वो हिंसा को लाने वाले हैं, लेकिन हथियार का एक मैकेनिज्म है। हथियार सिस्टम में है, पूरी तरह यांत्रिक है, कंट्रोल्ड है, उसका सारा सिस्टम पूरे कंट्रोल से तय किया गया है। जितना सिस्टमैटिक, जितना यांत्रिक और जितना कंट्रोल्ड, उतना ही घातक हथियार बन जाता है। हमने जब रिवॉल्वर का आविष्कार किया तो रिवॉल्वर में खास बात क्या है? कंट्रोल, उसका प्रिसीजन, कितने धक्के से, कितने फोर्स से हम हिट करेंगे उस बुलेट को, और वो हम उसका जो हिस्सा बनाएंगे, उसका
जो पैसेज बनाएंगे बुलेट निकलने का, वो कितना उसका डायमीटर रखेंगे जिससे वो निकलेगी, तो वो कितनी दूर जाएगी और उसकी घातकता क्या होगी, ये सब कैलकुलेटेड है। हमने जब ये गणित बिठानी सीख ली तो वो घातक हथियार में बदला। ऐसे तो आप पत्थर उठा के किसी को मारें, ठीक है, पत्थर भी हथियार है, पत्थर में भी यांत्रिकता है और पत्थर में भी एक गणित है। कौन कितनी दूर फेंक पाएगा, कितना निशाना लगा पाएगा। लेकिन पत्थर की जो घातकता है वो बारूद, बम, गोली उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो जो हथियार बना है वो बहुत ही सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड होने के कारण घातक बना है। अब हम जब कोई एटॉमिक वेपन बनाते हैं तो उसका प्रिसीजन कंट्रोल आप देखिए, उस पर कितना ज़्यादा हम अपनी गणित के अनुसार नियंत्रण करते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं। जितना नियंत्रण उतना ही वो चीज़ हथियार में बदल जाती, घातक हथियार। आज तो हम अपने एटॉमिक वेपन को इतना नियंत्रित कर सकते हैं कि हमको कहाँ पे गिराना है, किस वक्त गिराना है, कितने प्रिसीजन में गिराना है, हम सब बैठकर कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन पर तय कर सकते हैं। किसी को लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं, पहले तो लेके जाने की ज़रूरत भी होती थी, अब तो वो बस आप लोड करिए, ऑटोमेटिक आपके जो प्लेन हैं उनमें वो जाएगा और डालेगा। मिसाइल्स तो आप जानते हैं टारगेट ओरिएंटेड, इतना नियंत्रण। हमको मज़ा आता है कि देखिए कैसे वो जा रही है, लेकिन वो उसके मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए। अब वही मैकेनिज्म पलट कर जब आया मनुष्य के मन में, तो उसी से तमाम किस्म के मजहब बन गए, तमाम किस्म के कल्ट बन गए, विचारधाराएं बन गई। और उन्होंने भी कोशिश करी कि जो मनुष्य का अंतर्मन है उसको हम नियंत्रित करें, उसको हम उस प्रिसीजन में ले जाएं, हम ऐसे विचार, ऐसे ज्ञान, ऐसी चीज़ें उसके अंदर डालें कि हम उसका ट्रिगर दबाने की क्षमता अर्जित करें। जैसे आप रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने के लिए तभी तैयार होते हैं जब उसका पूरा मैकेनिज्म पूरी तरह नियंत्रित हो चुका हो, कंट्रोल्ड हो, तभी तो ट्रिगर दबा के काम होगा, नहीं तो ट्रिगर क्या होगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो इसी तरह से मनुष्य के इस विचार तंत्र पर आक्रमण किया गया। भारत एक ऐसा देश रहा है जहां हमने मनुष्य की परिपूर्ण स्वतंत्रता पर काम किया। इसीलिए हमने हथियारों का उपयोग भी, जैसा लाओ त्से अभी आगे करें, अंतिम विकल्प के रूप में, हम हथियारों का उपयोग भी अंतिम विकल्प के रूप में करते हैं, लास्ट रिजॉर्ट, प्रारंभिक नहीं, अंतिम। बाहरी भी और भीतरी भी, दोनों किस्म के हथियार। हम अपने इस देश में हमेशा जानते रहे कि सबसे खतरनाक हथियार है ज्ञान, विचार, डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है मनुष्य को। तो हमने उसे चिंतन मनन की, विमर्श की अपरिसीम स्वतंत्रता दी। बाकी जगह जहाँ पर कबीलाई ढंग से लोग आगे बढ़ते गए और हथियार का जो प्रतिबिंबन है, जो वेपन्स का रिफ्लेक्शन है मनुष्य के भीतर, वो बनता चला गया, तो उसके जो हथियार निर्मित हुए। और ये एक आध दिन में नहीं सीखा गया, ये हजारों लाखों साल में धीरे धीरे व्यक्ति सीखता गया कि हथियार का मतलब है नियंत्रण। अब किसी व्यक्ति को नियंत्रित करना है तो उसके लिए एक विचारधारा, उसके लिए एक किताब, उसके लिए कुछ नीति, कुछ नियम सब बनाइए और उसको उस किताब पर इतना चलाइए, उसको उस नीति नियमों पर इतना चलाइए, उसको सारे ऐसे संस्कार दीजिए कि उसकी अपनी जो वैयक्तिकता है वो पूरी तरह खो जाए। अच्छा लगेगा। यंत्र चूंकि नियंत्रित होते हैं और उनकी सीमाएं और उनके उपयोग परिभाषित हो जाते हैं, तो यंत्रों को भी बुरा नहीं लगता। तो जो मनुष्य कई बार यंत्रों में बदल जाते हैं,
उनको लगता है कि ठीक है, चलो कोई झंझट नहीं है, यंत्र की कोई झंझट नहीं है, यंत्र को समस्या क्या है, वो तो प्रिसाइज है। फिर ट्रिगर दबाने का काम कोई और करेगा। अगर मनुष्य उपकरण में, हथियार में बदलेगा, वेपन में, तो निश्चित ही बात है फिर कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई व्यक्ति उसके ट्रिगर को दबाने का काम करेंगे। मनुष्य को जो बहुत नीति नियमों में ढाला गया, तो इसीलिए उसे हथियार में बदल दिया गया। हम तो आज, हमें लगता है कि हम हथियार के जगत में नहीं रहते हैं, लेकिन अगर तुम निगाह डालोगे तो चलते फिरते सब वेपन से घूम रहे हैं, हथियार ही घूम रहे हैं, ऑटोमेटिक वेपन, चलते फिरते, बस बटन दबाइए और हिंसा प्रारंभ। लाओस से कहता है कि हथियार हिंसा का उपकरण है। मनुष्य के भीतर हिंसा बिल्कुल उबल रही है उस यंत्र के भीतर, और कुछ क्लेवर लोग, कुछ चालाक लोग उस पर उंगली जैसे ही रखते हैं ट्रिगर पर, हिंसा निकल पड़ती है। हमने भारत में देखे क्या किया, अगर अध्यात्म की यात्रा को भी देखें तो कई बार लोगों को लगता है कोई नीति नियम बहुत कट्टर हमने नहीं दिया। हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि खोज है, हमने हमेशा उसको खोजी का, और क्या कहा, सत्य का खोजी। अब सत्य तो सत्य है, उसकी खोज में तो उसका कोई सेट फार्मूला नहीं हो सकता था। व्यक्ति को यंत्र से, हथियार से, उसकी जो दैवीय गरिमा है उसमें ले जाने का आयोजन। लेकिन अगर हम उसके ऊपर बहुत नियम डाल दें, जैसे आर्मी में हम देखते हैं, आर्मी की परेड देखिए, उनके हथियार उठाने के तरीके देखिए, हथियार रखने के तरीके देखिए। हम योद्धा बना रहे हैं तो योद्धा की खास ट्रेनिंग है। कई बार अगर उस ट्रेनिंग को तुम देखो, तुम्हें ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये जो राइफल थी ऐसे क्यों उठाई और ये ऐसे क्यों रखी। वो ऐसे उठा के ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे उठा के ऐसे भी रख सकते थे, काम था। अब अगर हम वहाँ पर बहस करें तो हम कहें भाई काम आपका है ना कि हमको निशाना लगाना आना चाहिए। वो कहेंगे नहीं, निशाना तो लगाओ, वो सीखो, लेकिन उसको कैसे उठाएं और कैसे रखें, कैसे उसको करें, ये सब आपको आना चाहिए। उसी पैटर्न पे चलना चाहिए। पैर कैसे उठेगा, आप खड़े कैसे होंगे, आपकी रीढ़ कैसे जाएगी, सिर कितनी डिग्री पर आपका रहेगा, सब तय होना चाहिए। तो हमने तमाम मजहब भी ऐसे ही बना दिए, बिल्कुल आर्मी, मिलिटेंसी। कौन सा हाथ पहले उठाएंगे, कौन सा बाद में उठाएंगे, कैसे बाल रखेंगे, कैसे दाढ़ी रखेंगे, कितना झुकेंगे, कितना नहीं झुकेंगे, कितनी बार आप प्रार्थना करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। इतना रुग्ण कार्य व्यापार है। और फिर क्या होता है, वो व्यक्ति पूरा हथियार में बदल जाता है, चलता फिरता हथियार, यंत्र में बदल गया, योद्धा बन गया। वो योद्धा ही नहीं, योद्धा तो फिर भी हथियार का उपयोग करो, वो तो हथियार में ही बदल जाता है। तो इसीलिए जिन क्लेवर लोगों ने इन सब चीज़ों को जाना, उन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क को कैप्चर करना, उसके जो माइंड स्पेस है उसको कैप्चर करना शुरू किया, कि हम माइंड स्पेस को कैप्चर करके उसके सारे जीवन को प्रभावित करें। इसीलिए मैं बार बार ये शब्द उपयोग करता हूँ, नैरेटिव वॉर। वो हथियार एक, और नैरेटिव हथियार एक। नैरेटिव मतलब एक आख्यान, एक स्टोरी। और युद्ध भी देखिए क्या होते, कहानियों पे कोई आता है तुमको बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो कहते अच्छा ऐसा हो गया, चलो अभी चलते हैं, युद्ध शुरू। युद्ध भी, झगड़े भी नैरेटिव पर खड़े होते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति या देश का कोई नैरेटिव बदलते हैं तो उसको एक खास दिशा में ले जा सकते हैं। तो इसलिए हथियारों का जो सारा आकलन है और उसकी जो समझ है, उसको हमें व्यापक आज के परिप्रेक्ष्य में बनाना होगा, तभी लाओ से प्रासंगिक होंगे। सीधे सीधे हथियारों पे तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो कोई हथियार का उपयोग नहीं करते। लाओ से कह रहे हैं कि जो ताओ का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है वो हथियारों का उपयोग नहीं करता। तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो देखा ही नहीं हथियार कभी, हम तो बिल्कुल ताओ का अनुसरण करने वाले। लाओ से कह रहे नहीं, तुमको अपने माइंड स्पेस में झांकना पड़ेगा,
तुमको देखना पड़ेगा कि क्या तुम अपने विचारों का, शब्दों का हथियारों की तरह उपयोग नहीं करते हो। जब तुम अपने विचारों को किसी को पराजित करने के लिए इस्तेमाल करने लगते हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारे विचार हथियार बन जाते हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा उठना बैठना जब किसी को नीचा दिखाने के लिए होने लगता है, तुम हथियार में सब कुछ को बदल चुके होते हो। गालियां क्यों चुभती हैं? क्यों हम शब्दों का हथियार की तरह उपयोग करते हैं। फिर गालियां तो बड़ी, हमको लगता है कि असंस्कृत चीजें हैं, अपशब्द हैं, असंस्कृत हैं, लेकिन हम सुसंस्कृत ढंग से भी आक्रमण करते हैं, सुसंस्कृत ढंग से भी हम किसी को नीचा दिखाते हैं। तो वो सब हथियार में बदलता जा रहा है। हथियार की व्यापकता की समझ, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, यही ये जो चीज है ये हम देख पा रहे हैं। भारत में हमने देखे, राम को दिखाया तो उनके साथ भी हथियार है, कृष्ण को दिखाया, उनका हथियार दिखता नहीं लेकिन वो भी उनके साथ है। तो क्या ये लोग युद्ध में रुचि रखने वाले लोग थे? नहीं, वो उपयोग जानते हैं, और जो उपयोग जानता है वही इस संसार में कुछ सार्थक करता है। लाओ त्से आगे लिखते हैं कि शांति के समय जो एक सद शासक है वो बाएं भाग को प्रमुखता देता है, और युद्ध के समय वो दाएं भाग को प्रमुखता देता है। लेफ्ट और राइट, बायां स्त्रैण, दायां पुरुष चित्त का परिचायक, मैस्कुलिन और फेमिनिन, यिन और यांग। शांति के वक्त में वो कहता है कि वो बाएं को सम्मानित करता है, सम्मान देता है। जब शांति है तो तुम अपनी स्त्रैणता का आनंद ले सकते हो। हर व्यक्ति के भीतर, अब लाओ से धीरे से उसी मन के भीतर के और गहरे तल में उतरने की कोशिश करते हैं, मनोविज्ञान की परतें खोलते हैं। शांति का वक्त है तो तुम अपनी स्त्रैणता का आनंद ले सकते हो। हर व्यक्ति के भीतर स्त्रैण और पौरुष, स्त्री और पुरुष दोनों गुण, हर व्यक्ति के भीतर शांति और संग्राम, शांति और शक्ति दोनों विद्यमान हैं, दोनों उसके भीतर हमेशा हैं। लेकिन जब शांति है तो तुम अपनी सृजनात्मकता में जो भी, जिसको लेफ्ट साइड कह रहे हैं लाओ से, लेफ्ट, तो हमने देखिए स्त्रियों को भारत में भी लेफ्ट से ही परिभाषित किया। भारत की समझ आप देखिए, यहाँ पर हम उनको बाएं भाग की तरह ही देखते रहे। ऐसा नहीं कि कोई एक कमतरी थी कि बायां कम है और दायां। बाएं का मतलब जो भी हमारे भीतर का सहज हिस्सा है, जो भी हमारे भीतर का विश्रामपूर्ण हिस्सा है, कलात्मक, सृजनात्मक, वो सारा हिस्सा। शांति के क्षणों में उस कलात्मकता को, उस सृजनात्मकता को आगे ले जाना है। तो ये इसीलिए कह रहे सद शासक उसको बढ़ावा देता है। और जब युद्ध का समय है तो वो कहता है कि वो दाएं हिस्से को, यानी कि जब वो मैस्कुलिन नेचर है, वो जो पुरुष चित्त है, उसके भीतर की जो शक्ति है युद्ध में जो जा सकती है, उसको भी सम्मान देना पड़ता है। व्यक्ति को दिन प्रतिदिन इसी काम में लगना पड़ता है। यानी कि हम तो निरंतर एक युद्ध में ही खड़े हुए हैं ना। जीवन प्रतिक्षण एक युद्ध है। तो ऐसा ना समझें कि कोई युद्ध अब भारत और चीन और भारत और वगैरह वगैरह या इधर उधर के कई जगह पे युद्ध होगा तो उसको हम युद्ध कहेंगे। हम युद्ध में ही खड़े हैं। हमारे चारों तरफ युद्ध अनेक अनेक किस्म के चल रहे हैं और हर दिन एक युद्ध है ही है नया। तो इसमें भी हमको इस मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस समझ लेना पड़ेगा।
और यहीं पर जैसे वो करें सद शासक, वो तो एक राष्ट्र का शासक भी हो सकता है और हम भी अच्छे और बुरे शासक हो सकते हैं, क्योंकि हम भी रोज अपने जीवन को शासित करते हैं। तो लाओ त्से की बातें व्यक्ति से लेकर पूरे समूह और राष्ट्र तक लागू होती है। अब अपने अगर दैनिक जीवन में देखें तो दैनिक जीवन में क्या करना है, जब शांति है तो आपको बेवजह परिश्रम करने की ज़रूरत क्या है, बेवजह आपको उठापटक करने की ज़रूरत क्या है। थोड़ा रिलैक्स करिए, विश्राम पूर्ण होइए, थोड़ा शांति से बैठिए, प्यार से बैठिए, कुछ अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताइए। छोटी सी बात है, ये भी स्त्रैणता है कि प्रेम से साथ में बैठ लेना। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग उस पुरुष चित्त के, उस मैस्कुलिनिटी के इतने शिकार होते हैं, महिलाएं भी शिकार होती हैं। छुट्टी का दिन हो जाए तो और ज़्यादा जुट जाना है, पूरा घर में उपद्रव काट देना है, सफाई के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर पूरा उपद्रव। हमने अपने उस मैस्कुलिन नेचर को उभार दिया। ज़रूरत हो तो उसको लाए, नहीं ज़रूरत है तो खाम खा क्यों उसको लाना है। जब वो पौरुषता बहुत हावी हो जाती है तो व्यक्ति के लिए विश्राम करना मुश्किल हो जाता है, विश्राम नहीं कर पाता, शांति से नहीं बैठ पाता। बहुत से लोग ऐसे हैं, शांति से नहीं बैठ सकते। उनसे कुछ जो बैठो तो बैठने से अच्छा प्रेफर करेंगे कमरे में टहलते रहें। चुप बैठना हो तो उससे अच्छा होगा वो कहीं गपशप करें या कुछ करें, इन्वॉल्व हो जाएं, वीडियो गेम खेलें, टीवी देखें। यानी तुम कुछ करना ही चाहोगे। और एक है जीवन से जुड़ना। जो लेफ्ट साइड है वो फंडामेंटली क्रिएटिव, सृजनात्मक हर वो चीज़ होती है जहाँ पर हम शांति के लिए, प्रेम के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ आयोजन करते हैं, कुछ करते हैं। अपने घरों में भी देखिए कितना वक्त होता है जब हम उस लेफ्ट साइड को सम्मान देते हैं, जब अपने सहज बोध को, सहज प्रवाह को, उस प्रेम और प्रसन्नता के वातावरण को हम सम्मान देते हैं। हमेशा सक्रियता होनी है, हमेशा कुछ एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। तो एक्टिविटी होते रहने में ही कुछ लोग, एक्टिविटी ना हो तो एक्टिविटी पैदा करो। इसीलिए सद शासक शब्द लाओ त्से ने उपयोग किया। और कुछ शासक जो विकृत हो जाते हैं, राष्ट्रों में भी जो बैठे हैं, तो युद्ध नहीं है तो युद्ध पैदा करो, ढूंढ के लाओ युद्ध। तुम्हें दिखाई सब तो शांत हो गया, कोई मुद्दा नहीं रहा, सब मुद्दे सुलझ गए, तो मुद्दे पैदा करो। इसी तरह से कई जो विभाजनकारी विचारधाराएं होती हैं, उनका काम ही ये होता है कि शांति कभी आने ही मत दो। हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा कोई ना कोई युद्ध, हमेशा कोई ना कोई उलझाव पैदा करते रहो। तुम ऐसी तमाम विचारधाराओं को अपने आसपास चिन्हित कर सकते हो जिनका काम ही है कि बस एक युद्ध चलता रहे, लड़ाई चलती रहे, चाहे वो अमीर गरीब के बीच, चाहे ऊंची जात छोटी जात के बीच, चाहे इसके बीच चाहे उसके बीच, काले और गोरे के बीच, ज़्यादा गोरे और कम गोरे के बीच, ज़्यादा काले और कम काले के बीच, ज़्यादा ज्ञानी और कम ज्ञानी, अज्ञानी। मतलब आप इतने पॉकेट्स ढूंढ लेंगे और जहाँ पॉकेट्स नहीं होंगी वहाँ भी ढूंढ लेंगे और वहाँ भी कोई ना कोई युद्ध प्रारंभ कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देंगे और युद्ध चलेगा। अब वो आपका जो पुरुष नेचर है जो युद्ध और हिंसा में जाता है वो सक्रिय हो जाएगा। जो राइट साइड सक्रिय हो गई, और राइट साइड सक्रिय होती तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो ये दायां हिस्सा है ये तर्क का, गणित का और इन सब का है। तो तर्क है, लड़ाइयाँ भी बिना तर्क के नहीं होती, युद्ध भी बिना तर्क के नहीं होते, हिंसा और विध्वंस भी बिना तर्क के नहीं होते। प्रेम, शांति, प्रसन्नता वगैरह वगैरह जो आत्मिक गुण हो बिना तर्क के हो जाते हैं, क्योंकि वो अतर्क का हिस्सा है, उसमें कोई तर्क की जरूरत ही नहीं है। तो दाएं को मूलतः बायां पसंद नहीं आता और बायां दाएं के साथ सहज नहीं रहता। यानी कि जो मैस्कुलिन नेचर में ऑब्सेस्ड हो जाए, हैं तो दोनों हमारे भीतर, दोनों का संतुलन ही जीवन है,
लेकिन ऑब्सेशन दोनों में डिवीजन लाता है, विभाजन लाता है, और उस ऑब्सेशन से यानी कि वो ग्रस्तता जो है उससे ही फिर विकृति पैदा होती है। तो अगर राइट का ऑब्सेशन हो गया यानी कि मैस्कुलिनिटी का, पौरुषता का, तर्क का, युद्ध का, तो हम उसमें अच्छा अनुभव करते हैं। हमको लगता है अच्छा ये क्या बात हुई, शांत बैठो, शांत बैठ के क्या होगा, शांत बैठ के तुमको क्या मिलना है। अब जो फेमिनिन नेचर है वो जवाब नहीं दे पाएगा। दायां हिस्सा क्या करता है, तुम देखो कि वो ऐसे सवाल भी पैदा करता है जिनका जवाब लेने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। वो बस केवल सवाल पैदा करेगा, यानी कि जैसे आग लगाएगा और हट जाएगा, बस उसको जवाब में रुचि नहीं है, उसको जवाब लेना भी नहीं है। हमारे आसपास के जगत में भी तमाम ऐसे लोग, ऐसी विचारधाराएं, ऐसे बहुत सारे आयोजन, संगठन से बहुत कुछ होते हैं। वो आएंगे और तुम्हारे भीतर कुछ प्रश्न पैदा करने की कोशिश करेंगे और तुमको भी बड़ा तार्किक लगेगा, बात तो सही है, लेकिन उसका उद्देश्य जवाब में नहीं है, उसकी रुचि भी जवाब में नहीं है, समाधान में रुचि नहीं है, उसने सवाल खड़ा किया। तो बहुत जो लोग दाएं में रुचि रखते हैं वो अपने को बड़ा विचारक, बड़ा चिंतक समझने लगते हैं। उनको लगता है क्या कमाल की बात है। और मजेदार बात है, देखिए जब लाओ त्से राइट कह रहा है और लेफ्ट कह रहा है, तो आज के वक्त में विचारधाराओं में ये उल्टा हो गया है। जो दाएं में रुचि रखते हैं उनको आज हम लेफ्टिस्ट कहते हैं, उल्टा है। जिनको आज हम लेफ्टिस्ट कहते हैं बेसिकली वो लाओ त्से की भाषा में राइट, दाएं में रुचि रखने वाले हैं। तर्क, विभाजन, विध्वंस, युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट, उसमें रुचि रखने वाले हैं। बायां सहज बोध का हिस्सा है, वो शांति में रहने वाला है, सृजन में रहने वाला है। तो लाओ त्से ने कहा कि भाई जरूरत है ना, अगर शांति का वक्त है तो हम सहज बोध में रहें, और जब कोई युद्ध हो तो युद्ध का उपयोग करें। उसमें समस्या क्या है, तब आप अपने तर्क को लाएं, अपनी चीजों को लाएं। अब तुम्हें किसी से प्रेम है, मान लो, प्रेम तो सहज बोध की घटना है, एक इंट्यूटिव स्पॉन्टेनियस हैपनिंग। इसी पर तुम उदाहरण के लिए देखो, प्रेम है और दायां तुम्हारे लिए बस केवल एक प्रश्न पैदा करे, क्यों है, किस लिए है, क्या मिलेगा इससे, इस प्रेम का क्या स्तर है। तुम कहोगे नहीं, सोचा नहीं मैंने, है कि सचमुच में है, या कोई केमिकल लोचा है, या कोई मानसिक विकृति है। हाँ, हो तो सकता है, केमिकल मसला भी हो सकता है, कोई विकृति भी हो सकती है। अब तुम सोचने लग जाओगे। लेकिन जो दाएं में रुचि रखने वाला है वो उसने केवल आपको उत्तेजित कर दिया, प्रश्न खड़ा कर दिया। जो बायां यानी कि जो इंट्यूटिव है, वो जब प्रेम में है तो है, उसके सामने कोई तर्क नहीं, कोई गणित नहीं। क्या गणित है, क्या पाना है, कुछ नहीं पाना है। और तर्क से देखें तो बिल्कुल सही, भी कुछ मिलेगा नहीं तो क्या करना है। अब वो ये नहीं देख पाएगा कि मिलना हमेशा भौतिक रूप में ही नहीं होता, मिलना जो है वो बड़ा ही व्यापक घटनाक्रम है। इसी तरह से प्रेम की तरह ध्यान भी है। जब कोई दाएं में ही ऑब्सेस्ड हो जाता है तो वो ध्यान को भी नहीं समझ पाता। कैसे समझेगा ध्यान को? बस तुम प्रश्न खड़े करो और तुम्हारा ध्यान जाने लगेगा। तुम अपने स्पॉन्टेनियस फ्लो में, अपने ताव के प्रवाह में, सहज प्रवाह में रहो, ध्यान घटने लगेगा। तो ये जो सद शासक की बात करी है लाओ त्से ने, वो बाहर के जगत से भीतर के जगत यानी हमारे व्यक्तिगत दैनिक जीवन में भी वो वैसे ही लागू होता है कि अगर आप अच्छे शासक हैं तो आप विश्राम और सक्रियता दोनों का संतुलित उपयोग करते हैं। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है, जिस गुण की, उस गुण का उपयोग करते हैं। जब जो उचित हो, अपने भीतर के स्त्रैण या पुरुष पक्ष का, उसका उद्घाटन करें, उसको एक्टिव करें और उसके साथ चलें। ये दिन प्रतिदिन का हमारा जीवन प्रवाह है। आगे लाओ त्से कहते हैं कि हथियार
विध्वंस और दुष्टता को ही पैदा करते हैं। और वो उन लोगों के उपकरण हैं जो ताओ के शाश्वत नियम का विरोध करते हैं। उनका उपयोग हमेशा अंतिम विकल्प के रूप में ही करें। बात तो सीधी, अब इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। उन विध्वंस के हैं ही उपकरण, दुष्टता, विध्वंस, विनाश, हथियार, और क्या करेंगे। और हथियारों में रुचि भी वही व्यक्ति रखेगा जो ताओ के शाश्वत नियम में यकीन नहीं रखेगा। जो ताओ के शाश्वत नियम में यकीन नहीं रखेगा वो बाहर से लेकर नैतिक, रिलीजियस, हर किस्म के हथियारों का उपयोग करेगा। ताओ की प्रज्ञा से सारे मजहब, कल्ट घबराते हैं। वो इसीलिए इन सबकी चर्चा नहीं करते। क्यों करेंगे? अगर वो ताओ को समझें या अद्वैत को समझें तो उनका सारा जो ये रेत का घरौंदा है वो ढह जाएगा। इसलिए लाओ त्से कह रहा है कि जो लोग उन हथियारों में रुचि रखते हैं वो वही लोग हैं जो ताओ के शाश्वत नियम में रुचि नहीं रखते। क्यों तुमको कोई उपकरण और हथियार में बदलना चाहेगा? उससे मिलना क्या है? और सचमुच में देखा जाए तो मिलना क्या है, कभी कोई नहीं सोचता। तुम अपने जीवन को हथियारों से या अपने वैचारिक, अपने सीमित हथियारों से अगर भरकर नष्ट करते हो, तुमको मिलता क्या है? तो अक्सर देखो ऐसे जगहों पर क्या होगा कि वो मिलना बड़ा ही भ्रामक, इल्यूसिव एक आयोजन हो जाता है कि तुमको कुछ स्वर्ग मिलेगा, तुमको कुछ पुण्य मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तो पता नहीं कौन एंटिटी, कौन प्रसन्न होगा, क्या होगा, तमाम चीज़ें। क्योंकि तुमको कुछ कराने के लिए तुमको ये तो कन्विंस करना ही पड़ता है कि इससे तुमको कुछ फायदा भी तो होगा। तुम पैरों पे चल रहे हो, तुमको कोई आके ट्रेनिंग देने लगे हाथों के बल चलो, तो तुमको बताना तो चाहिए कि भाई हाथों के बल चलोगे तो तुमको क्या फ़ायदा होगा। तुमको हाथ थक जाते हैं, दुख जाते हैं, तो तुमको भी बताया जाए नहीं नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको स्वर्ग में, जन्नत में इसके फ़ायदे मिलेंगे हाथों पे चलने के। कहोगे फिर ठीक है, तब चल लेते हैं। तुम तमाम मूर्खतापूर्ण काम इसी बात पे कर लेते हो कि ठीक है, तुम्हारे सामने कोई अजीब सा, भ्रामक सा जो उसका उपयोग है वो रख दिया जाता है। ताओ निसर्ग से लयबद्ध है। ताओ का जो भी परिणाम है वो स्वतः स्फूर्त है। तुम जो करोगे उसकी शांति, उसकी प्रसन्नता तो तुम्हारे भीतर तुरंत अभी होगी, बाद में नहीं। ताओ किसी भविष्य में नहीं जीता, ताओ तो विशुद्ध वर्तमान में जीता है, अभी यहीं। हर हथियार किसी भविष्य में जीता है, चाहे वो बाहर का हथियार हो, चाहे वो भीतर का हथियार हो। तुमको आज हम मारेंगे इसलिए हथियारों से क्योंकि हमको विजय पानी है और विजय पाकर हमको कुछ करना है। अगर व्यक्ति केवल ताओ से लयबद्ध होता है, उस रित से, और रित से अर्थात प्योर प्रेजेंस से, उस विशुद्ध वर्तमान से, हथियार विदा हो जाता। हमको भविष्य चाहिए ही नहीं, हमको तो अभी चाहिए। तो हम क्या करेंगे हथियार का? अभी चाहिए तो प्रेम काम कर सकता है, अभी कुछ चाहिए तो शांति काम कर सकती है, लेकिन भविष्य में कुछ चाहिए तो दुष्टता फिर चाहिए हमको, क्योंकि अभी से तो हमें मतलब नहीं। तुम उपकरण हो, हमें तुम्हारा उपयोग करना है, उसके बाद में हम कुछ निकालेंगे उसका, तो वो भविष्य का निर्माण करेंगे। तो ये लाओ त्से बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर कहते हैं। और अंतिम विकल्प तो भाई एक के रूप में उपयोग किया ही जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए तुम किसी बुद्ध के पास गए तो वो तुमको आदेश नहीं देगा सर्वोपरि। अगर कोई बुद्ध तुमको कमांडमेंट्स देने लगे, आदेश देने लगे, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे उठो, वैसे बैठो, तो समझ जाओ कि ये भी एक पूरा हथियार का फैक्ट्री है मैनिपुलेशन की। लेकिन कभी कोई बुद्ध, अगर करुणावश तुम
उलझे हो किसी चीज़ में, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको आदेश भी दे सकता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। लेकिन सामान्यतः वो ऐसा करो और ऐसा मत करो नहीं कहेगा, और जहाँ कहीं ऐसा कहा जाए वहाँ पर वो वेपन की फैक्ट्री बन रही होगी। लेकिन लास्ट रिजॉर्ट, जब तुम्हें नहीं समझ में आया कोई बात, तो कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, अंतिम विकल्प। लेकिन वो अंतिम, लाओ से कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है उसके लिए शांति और निस्तब्धता उसके हृदय के बहुत निकट है, और जो विजय है उसके लिए आनंद मनाने का कोई कारण नहीं है। शांति और निस्तब्धता, पीस एंड क्वाइट, हृदय के उसके सबसे प्रिय चीजों में से। शांति और निस्तब्धता, निस्तब्धता अर्थात जब सब कुछ ठहरा है, अराजकता नहीं है। मनुष्य को इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। सबसे जो प्रमुख चीज है वो है शांति, पीस। लाओ से कहते हैं कि वो ताओ का अनुसरण करने वाला जो व्यक्ति है वो उसके हृदय के सबसे प्रिय चीजों में से है, और वो विजय को आनंद मनाने का कोई कारण नहीं मानता। जिसको हम बाहर से विजय देखते हैं, जिसको हम बाहर से एक विक्ट्री की तरह देखते हैं, ताओ का अनुसरण करने वाला उसे उस विजय की तरह देखता ही नहीं, इसीलिए वो उसका आनंद नहीं मनाता। विजय हमेशा किसी के ऊपर, किसी का शासन, किसी को, विजय का अर्थ ही है कि कोई पराजित हुआ तो कोई विजयी हुआ। विजय के पीछे दुख छुपा है। ताओ के नियम को जानने वाला जानता है कि जो गुण है वो गुण अपने अनुसार, अपने अनुकूल परिस्थितियों में आकर प्रस्फुटित होकर विकसित हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी खिलावट में, अपने गुणों के अनुसार विकसित हो जाता है, तो उसमें कोई विजय नहीं, कोई विक्ट्री नहीं। लेकिन अगर हम बाहर के जगत में भी इस विक्ट्री को देखें तो लाओ से आगे जो बात कहने वाले हैं वो बहुत ध्यान देने की है। वो कहते हैं कि जो इस विजय को पसंद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वो मानव हत्याओं को बढ़ावा देते हैं। और ये लोग जीवन में इस संसार के जो सुंदर लक्ष्य हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पाते। मानव हत्याओं को बढ़ावा देते हैं। अगर तुम विजय को प्रशंसा करते हो, उसका आनंद लेते हो, सोचने की बात है। लेकिन हमने अपना पूरा समाज इस पर खड़ा किया है। फिर जब हत्याएं आती हैं और दुर्घटनाएं आती हैं तो हम चौंकते हैं। मैंने हमेशा कहा, किसी के होंठ की मुस्कान किसी की आंख के आंसू पर नहीं खड़ी होनी चाहिए। तुम्हारे होठों पर मुस्कान हो, इसके लिए जरूरी तो नहीं किसी की आंख में आंसू हो। मुस्कान तो सहज हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी मुस्कान में किसी की आंख के आंसू का सिरा जुड़ा हुआ है तो तुमने एक विकृत स्थिति का निर्माण किया है। और लाओ से आगे जो उसको ले जाते हैं कि मानव हत्याओं की तरफ वो ले जाता है। छोटी छोटी बातें आगे इतनी विभीषिकाओं में ले जाती, क्योंकि रुकेगा कहाँ पर व्यक्ति, फिर वो रुकेगा नहीं। आज तुम्हारा बच्चा क्लास में जाता है, वो 2-4 नंबर ज़्यादा पा जाता है, तुम बड़ी प्रशंसा करते हो, बड़ा उसका आनंद लेते हो, सेलिब्रेट करते हो। लाओ ने कहा, सेलिब्रेट नहीं करता ताओ का, तुम्हारे अंदर गुण था, आ गए 4 नंबर तुम्हारे ज़्यादा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा गुण है,
किसी पेड़ पे 4 पत्ते ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या हम नाचने लगते हैं? ऐसा तो कभी नहीं करते। करिए सेलिब्रेट। रोज अपने बगीचे में, अपने लॉन में जाइए और देखिए, अरे वाह, आज इस गमले में 4 पत्ते ज़्यादा है, इसमें 2 फूल ज़्यादा है। सेलिब्रेट करिए। नहीं करते हैं क्योंकि हम मानते हैं नैसर्गिक है, भाई इसमें आने थे तो आए, इसमें 4 पत्तियाँ ज़्यादा आनी थी तो आई, उसमें कम आनी थी तो आई। इसमें क्या, इसकी कोई ग्लोरी थोड़ी है इसकी। लेकिन हम बचपन से ही ये ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और फिर उसमें जो पराजित हुआ है, जिसका पराभव हुआ है, उसके अंदर हम खिन्नता का निर्माण करते हैं। ये खिन्नता फिर प्रतिक्रिया प्रतिकार में बदलती है, बदले लेने में आती है। एक विचित्र से युद्ध का निर्माण होता चला जाता है। हत्या आत्महत्या में भी बदल जाती है। क्यों? अभी देखिए, परीक्षाएं आए, विद्यार्थियों में आत्महत्या की कितनी घटनाएं बढ़ जाती हैं। किस लिए बढ़ जाती हैं? कुछ नंबर कम ना आ जाएं, या कुछ जो वो चाहते थे उतना ना मामला बने, परसेंटेज वगैरह का। हमने उनको ये सिखाया ही नहीं होता है कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे नंबर कम ज़्यादा होते रहेंगे, जीवन तो सर्वोपरि है। लेकिन उस बच्चे को लगता है कि मर जाना अच्छा है बजाय कि 4 नंबर कम लेने से, या ये परसेंटेज या वो ग्रेड कम लेने से। कितनी आत्महत्या होती है। हमने समाज को बना दिया वैसा। अगर सही सही शिक्षा पद्धति हो तो ये परसेंटेज, ये ग्रेड और ये सब खत्म कर देने चाहिए। और बस आप पढ़ाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, जिसका जो गुण हो उसमें वो आगे बढ़े, उसमें आगे जाए। कभी क्लास में पता ही नहीं चले कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 4 है, पता ही ना चले तो कितनी शांति होगी। युद्ध नहीं होंगे, तनाव नहीं होगा। कल्पना करके देखें। लेकिन हम जो विजय है, उस विजय का निर्माण करना चाहते हैं। और विजय तो ऐसी कि शिक्षा तो विजय, संबंध तो विजय, हर जगह हम उस विक्ट्री को ही लेकर चलने लगते हैं। हम अपने संबंधों को देखें, संबंध भी ऐसे ही होते हैं जैसे कोई युद्ध चल रहा है, उसमें कोई विजय का कोई जुलूस हमें निकालना है। तो बहुत ही सूक्ष्म ढंग से लाओ से कहते हैं कि ये जो रेलिस करना, इसका आनंद लेना, उसको उसकी प्रशंसा में पढ़ना, विक्ट्री की, मानव हत्याओं की तरफ और आत्महत्याओं की तरफ भी, अवसाद की तरफ भी मनुष्य को ले जाता है। विजय कहाँ पर है जीवन में? हमारी डेफिनेशन में है विजय, हमारी परिभाषा में विजय है। हमने उसको केवल ग्लोरीफाई किया। और ग्लोरीफाई तभी जब हम दूसरे को थोड़ा सा निराश और डाउन करें। देखिए, कोई मैच हो रहा हो, कोई गेम हो रहा हो, तो हम इतना तो माने कि भाई गेम है, गेम का ये नियम है, इस नियम के हिसाब से जो ऐसे ऐसे चलेगा। और इस नियम से हमने माना कि भाई इस समय अगर हम उसको विजेता भी कहने की कोशिश करें तो वो खेल में उस नियम के हिसाब से इस समय तकनीकी रूप से विजेता हो गया। लेकिन जो हारा वो कोई हार ही थोड़े गया, उसका जीवन थोड़े खत्म हो गया। लेकिन हम उसको पेश ऐसे ही करते हैं कि पता नहीं उसका जीवन ही खत्म हो गया। जीता वाला कंधों पे लद के घूम रहा है, हारा वाला मुंह लटका के बस निकल जा रहा है किसी तरह से। तो खेल में भी वही चीज हमने पैदा कर दी, तो जीवन में तो क्यों नहीं करेंगे। अब खेल में जीते हारे, बात खत्म, शांति से दोनों जने बैठिए। तमाम ऐसे खेल हो सकते हैं। तो ये जो विजय का रुचि लेने का भाव है, ये अंतिम सीमा तक खिंचते खिंचते युद्ध और हत्याओं में बदल जाता है। प्रेम में नहीं होता। प्रेम में जब विजय पाने का भाव बन जाता है तो वो हत्या तक चला जाता है। अपराध क्यों होते हैं प्रेम में? संबंधों में अपराध होते हैं कि नहीं होते? होने तो नहीं चाहिए। तुम किसी को चाहते हो, चाहो, तुम्हें किसी ने रोका? लेकिन तुमको किसी के मुकाबले में किसी को चाहना है, किसी की चाहत को काट कर चाहना है, तो बातें हत्याओं तक पहुंच जाती हैं। वही अपराध का जगत है। संबंधों में अपराध का जगत वहीं से तो आता है।
लाओ त्से कहते हैं आगे कि जो ये सोचता है कि जो विजय है वो सुंदर है, वो वही व्यक्ति है जिसके भीतर मारने की आकांक्षा है, और जिसके भीतर मारने की आकांक्षा है, विल टू किल, वो कभी भी इस संसार का हृदय नहीं जीत पाएगा। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, देखने में जितनी दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा गहरी। वो कहता है कि जो विजय है उसको अगर तुम सुंदर मानते हो तो तुम्हारे भीतर विल टू किल है, मारने की आकांक्षा है, और अगर तुम्हारे भीतर मारने की आकांक्षा है तो तुम कभी भी इस संसार के हृदय को नहीं उपलब्ध कर पाओगे, इस जगत के हृदय को, यानी कि इस जगत का जो सुंदर निर्मल पक्ष है तुम उस तक कभी नहीं जा पाओगे। ध्यान साधना में हमने इन चीजों को प्रवेश करा दिया है, ट्रिम्फ, विक्ट्री, इनका ध्यान लग गया, हमारा नहीं लगा। ये ज्ञान को उपलब्ध हो गए, हम नहीं हुए। वो बुद्ध हो गए, हम नहीं हुए। वो जीत गए, हम हार गए। हमने साधना में भी इसको डाल दिया, तो इसीलिए हमको कितना मजा आता है। अच्छा, बुद्ध हो गए। हमसे तो कितनी बार, जब से 25-30 साल से मैं बात कर रहा हूँ, लोग अक्सर आके, और कई बार समझदार और अच्छे भले लोग भी टटोलते हैं, अच्छा भला बुद्ध हो गए क्या? उनको लगता है कुछ ट्रिम्फ, कोई विक्ट्री, कुछ उसको उपलब्धि हो जानी चाहिए। अगर पता चले कि नहीं वो नहीं हुए तो कहते चलो ठीक है, हम भी नहीं हुए, ऐसी कौन सी बात है। अभी देखो, सबसे दिक्कत हमें आप यहाँ भी तो वही होती कि पड़ोसी के यहाँ वो काम हो गया, हमारे यहाँ नहीं हुआ, तो पड़ोसी को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ध्यान में भी वही है। अच्छा, वो दूर दराज कोई बुद्ध हो गया, अब पता चला तुम्हारा वो जो साथी था वही बुद्ध हो गया, तो अरे ये तो बड़ा मतलब गड़बड़ चीज हो गई। लाओ से करें, अगर तुम उस विजय को सुंदर मानते हो तो तुम्हारे अंदर विल टू किल होगी, तुम्हें मारने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। विजय सुंदर नहीं है, किसी भी तरह की विजय हो, चाहे वो युद्ध व्यापक जो रियल फील्ड में युद्ध होते हैं, युद्ध भूमि में वो हो, या हमारी मनोभूमि में युद्ध हो, या हमारे दिन प्रतिदिन के उसमें हो, विजय सुंदर नहीं है। क्योंकि विजय एक नैसर्गिक हिस्सा है तब तो ठीक है, लेकिन वो किसी के ऊपर किसी की विजय ऐसे नहीं होती। यानी कि अगर अध्यात्म में भी तुम देखो, कोई व्यक्ति बोध को उपलब्ध है, वो तो तुम्हारे तुलना में वो नहीं ज्ञानी है कि तुम अज्ञानी हो तो वो ज्ञानी है। तुमको तो ऐसा ही लगता है और उसको भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए जब वो निकलता है ऐसे ऐसे करके बिल्कुल टॉम एंड जेरी के टाम की तरह, तो उसको भी मज़ा आता है। और कई सारे लोग ध्यान साधना कर ही इसलिए रहे होते हैं कि कब हम बुद्ध बने और उस टाम बिल्ले की तरह सीना तान के निकलें कि देखो हमें भी कुछ हो गया, विजय, हमें भी विजय मिल गई, उपलब्धि हो गई। अच्छा, ये भी कितनी स्टूपिड बात है कि फिर तुम उन चीज़ों को सेलिब्रेट करो। ज्ञान पाने का भी सेलिब्रेशन लोग करते हैं, ज्ञान उपलब्ध हुआ था इसका। जैसे किसी राष्ट्र पे विजय का सेलिब्रेशन है, कोई चुनाव जीतने का, कोई एग्जाम पास होने का, तो वो वाला भी सेलिब्रेशन है। और हर चीज़ विल टू किल में बदलती है। विल टू किल क्या है? सूक्ष्म रूप से किसी को पोजेस करने की, शासित करने की आकांक्षा। शासित करने का अंत मार देने पर ही होता है, और जब मार देने की आकांक्षा है तो संसार के हृदय को उपलब्ध नहीं हो सकते। तुम किसी भी व्यक्ति के भीतर की मधुरता, मृदुता और उसके भीतर की जो सुंदरता है उसको उपलब्ध नहीं हो सकते अगर तुम उसको भी जीतने की तरह से देखते हो, उसको भी तुम जीतना चाहते हो। हमने अपनी भाषा में, कविता में भी इन शब्दों को पिरो दिया है, किसी का दिल जीतना। हमने उसका दिल जीता, उसने मेरा दिल जीत लिया,
तो निकाल के ट्रॉफी की तरह दे दीजिए उसको, दिल जीत लिया उसने तुम्हारा। नहीं रखे तो अपने पास रहते हो, दिल जीत लिया। हम जीत और हार, हमने दिल हार दिया, क्या हारा और क्या जीता, ये विल टू किल में बदल जाती हैं ये जीतने वगैरह की बातें। अब देखिए, जब दिल जीतने और दिल हारने की बात को ही ले, शब्दों में ही ये बात है, लेकिन इसमें भी मरने मारने की बातें आ जाती हैं। किसी का दिल कहीं हार गया, यानी कि उसकी बात नहीं बनी, वो आत्महत्या की तरफ बढ़ गया। किसी का दिल जीतने के लिए कोई हत्या की तरफ भी बढ़ सकता है। तो ये जो मरने मारने की आकांक्षा है, ये व्यक्ति के भीतर का एक गुणधर्म है और ये बहुत प्रिमिटिव है, बहुत आदिम है। जब व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए मरने मारने पर ही आधारित था, जैसे जैसे विकास हुआ, हम शांति और सौम्यता से जीने को अफोर्ड करने लग गए। उसको हम आज अपने जीवन में जगह दे पाए हैं, उस शांति और सौम्यता से जीने को। तो लाओ से कहता उसकी ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि जब किसी का उच्चतर पहलू सामने आए तो ये अच्छा लक्षण है, और निम्नतर पहलू सामने आए तो ये बुरा लक्षण है। विद द स्लटर ऑफ मल्टीट्यूड्स वी हैव ग्रीफ एंड सॉरो, मतलब अनेक अनेक लोगों की हत्याओं से हम केवल दुख और शोक को उपलब्ध होते हैं। आज के सूत्र को अगर देखेंगे, बार बार मैं वही दिखा रहा हूँ कि बातें बड़ी साधारण सी लगती हैं, लेकिन साधारण ही कई बार हम समझते नहीं। लाओ से कहता है कि जब किसी के भीतर से कोई उच्चतर आयाम, जो हायर डायमेंशन है, वो सामने आता है तो ये अच्छा लक्षण है, और किसी के भीतर से अगर उसका निम्नतर, उसका जो लोअर पार्ट है वो सामने आता है तो ये बुरा लक्षण है। लक्षण बीमारी को बढ़ाएगा। बात तो लाओसे ने छोटी सी कही, सुनने में लगता हाँ ठीक है, ये तो सही है ना, उच्चतर आयाम आया, उसका हायर पार्ट आया, अच्छा लक्षण है। किसी के भीतर से कोई निम्नतर आयाम आया तो बुरा लक्षण है। लक्षण पहले और फिर लक्षण के बाद बीमारी बढ़ेगी। जब तुम किसी व्यक्ति से मिले, अगर व्यक्ति के तौर से ही देखो, व्यक्ति से राष्ट्र और विश्व तक इन सारी बातों को फैला के देखा जा सकता है। इस सूत्र को लाओ से ने इसी ढंग से लिखा है। व्यक्ति के तौर से देखो, अगर हम किसी से मिलते हैं और व्यक्ति अपने हायर पार्ट से, अपने हायर सेल्फ से, अपनी वर्चुअस पार्ट से, अपनी आत्मिक गुणवत्ता के तल से व्यवहार करता है, अच्छा लक्षण है। हमने अच्छे शब्दों का उपयोग किया, हमने अच्छे ढंग से बात करी, हमारी दृष्टि अच्छी हुई, जो कुछ भी श्रेष्ठ सर्वोत्तम हो सकता था वो सामने आया, अच्छा लक्षण है। ये आगे बढ़कर और अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर निम्नतर सामने आया तो लाओ से कहते हैं बुरा लक्षण है, क्योंकि निम्नतर फिर और निम्नतर में खींच लेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो और निम्नतर में चला जा रहा है। आपसी व्यवहार में भी हमें अपना वो हायर डायमेंशन, वो हायर सेल्फ सामने रखना चाहिए। एक दूसरे से मिलें गरिमापूर्ण ढंग से, एक दूसरे से मिलें एक दैवीय चमत्कार की तरह, तो जीवन कितना खूबसूरत हो जाए। इसी नैरेटिव वॉर के चलते हुए जो मैंने कहा कि तुमको हथियार में बदलने की साजिशें होती, आजकल का सिनेमा देखो, आजकल की वेब सीरीज़ देखो, निम्नतर लोअर पार्ट तुम्हें गाली गलौज, अपशब्द, वो भाषा जिसका कोई मतलब नहीं, क्या है ऐसा भाषा का मतलब, वो डाली जाएगी, तुम सुनोगे, तुम्हारे बच्चे सुनेंगे, बच्चे फिर उसमें से दो चार और अपशब्द निर्मित करेंगे। जो तुम देखोगे दुष्टता, हिंसा सिनेमा में, अपनी वेब सीरीज़ में, ये सोच सामने जो चल रहा है, तुम्हें फिर सामान्य लगने लगेगा। ये जानबूझकर डाला जाता है, यही नैरेटिव है। आजकल देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोगों को कहता हूँ कि आजकल बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी की तरह से लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके मुंह में कितनी गालियां डाली जाती। आप पुराना सिनेमा देखिए, उसमें नहीं होती थी। आजकल का कोई भी मूवी, कोई भी वेब सीरीज़ देखिए, हम तो अपनी जो
हिंदी की देख रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, बाकी सारा मुझे नहीं पता, वहाँ भी करते ही होंगे। इंग्लिश वाला भी देखते हैं कभी कभी, उसमें भी वही दिखता है, बाकी और भाषाओं में भी कर रहे होंगे। तुम देखो कि अचानक कोई लड़की अच्छी सी सभ्य सी पढ़ी लिखी महिला, कोई हर वय की उम्र की, ऐसे अपशब्दों का उपयोग करते हुए तुमको नजर आ जाएगी, तुमको लगे अरे, लेकिन अगर बहुत बार ये चलता रहे तुमको सामान्य बात लग रही। कई बार वो सिनेमा या वो चीज़ देखते हुए मैं हैरान रह जाता हूँ कि गाली गलौज की इसमें ज़रूरत क्या थी, मतलब उसका सीन से उसकी कहानी से कोई रिश्ता ही नहीं था, या तमाम किस्म की हिंसा उसका कोई कहानी से रिश्ता ही नहीं था। कोई कहानी हिंसा पर खड़ी है तो वो हो सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती, तो ये है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट तो बुरा लक्षण है। बुरा लक्षण लाओस से कह रहे हैं इसलिए क्योंकि इससे फिर तमाम किस्म की बुराइयां ताने बाने की तरह से बिनती चली जाएंगी। अगर तुम कल्पना करो तुम्हारे सामने वैसी मूवीज, वैसी वेब सीरीज आएँ जो अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार, अच्छे गुणों का, सद्गुणों के प्रदर्शन करने वाली, ताओ के, निसर्ग की गुणवत्ता को दिखाने वाली आए, तो उससे भी तो सीखेंगे बच्चे। जो देखेगा ऑडियंस उससे भी तो सीखेगा, वो हायर पार्ट होगा, और उससे एक चेन बनेगी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम रोज एक ऐसा ही नैरेटिव देखें कि सब सबको धोखा दे रहे हैं, सब ऐसा ही संसार है, तो वो निम्नतर हिस्सा बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम एक चीज़ ये भी जानें कि नहीं, समाज में अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, समाज का ये भी हिस्सा है मनुष्य का, तो हमारा मन उस ढंग से भी खींचेगा, उस ढंग से भी काम करेगा। तो मैं तो अगर सामान्य जीवन में भी देखा जाए, अपशब्दों का, इन सब का चुनाव बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, अच्छी भाषा के साथ भी तो बातचीत कर सकते हैं, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी तो बात कर सकते हैं। अब वो रोज उसमें वो चरस गांजा ही पीते हुए दिखेंगे या वो यही करते हुए, ये कोई अच्छी बातें तो है नहीं। तो इनसे परिणाम क्या होने वाले हैं? कोई अच्छे परिणाम तो होने वाले। इसे लाओ से करे बुरा लक्षण है, देखने में छोटा लग रहा है, बीमारी बढ़ जाएगी, और जब बीमारी बढ़ जाएगी तो उसको नियंत्रित करना मुश्किल होगा। हायर पार्ट आए तो अच्छा लक्षण है, अच्छी चीजें भी बढ़ेंगी। अब ये सब हमको तय करना है कि हमको कैसे चलना है। आगे जो लाओस से कहते हैं वो भी ध्यान देने की बात है। वो कहते हैं कि जो तमाम मानव हत्याएं होती हैं वो दुख और शोक ही लाती हैं, जाहिर सी बात है। और अंतिम बात वो कहते हैं कि हर विजय जो है वो एक फ्यूनरल की तरह, अंतिम संस्कार की तरह है, जैसे एक शमशान मरघट, उस तरह। और उस युद्ध की जो विजय है वो विलाप के साथ होती है। या लाओ त्से इसमें, इसके अनुवाद में कई जगह ऐसा भी लिखा गया है कि जो विजय है उसको एक संताप की तरह, एक पश्चाताप की तरह ही देखा जाए, उसको उस तरह से ही देखा जाए। यानी कि जब आप विजयी हों तो जुलूस निकालने के बजाय 10 मिनट मौन में रहें। हत्याएं हुई, लोग मारे गए, इसमें जुलूस निकालने की बात क्या है? ये तो बाहरी युद्ध की बात है। भीतरी युद्ध में भी अगर आए तो लाओस से कहते हैं कि एक ये अंतिम संस्कार जैसी घटना है, विजय। तुमने किसी पर विजय पाई है, तुमने किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर विजय पाई है, तो कहते हैं उसमें एक पश्चाताप का समावेश होना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भारत की अगर संस्कृति में जाएं तो अगर हम युद्धों की बात करें तो हमने हमेशा युद्धों में पश्चाताप, प्रार्थना, इनको जगह दी। युद्ध होता है, युद्ध करने के बाद जो विजयी लोग हैं उस पर पश्चाताप भी करते हैं, पछतावा भी करते हैं कि जरूरत नहीं थी, करना पड़ा, हुआ। उसको सेलिब्रेट ना किया जाए।
तो लाओ से इसको जब दैनिक जीवन में उसको समावेश करने की अंतर्दृष्टि इसमें लाएंगे तो वो कहेंगे कि शांति का अभ्यास ज़्यादा करें, बजाय कि उसको आप एक विजय के जुलूस में बदलें, शांति में लाएं। क्योंकि ये एक अजीब किस्म का पराभव है। एक विजय किसी पराभव पर खड़ी, यानी किसी के पराभव पर खड़ी है। तो सोचने वाली बात है कि ये चीज़ें बनती क्यों हैं, इनकी आवश्यकता क्या है। ये स्थितियों का निर्माण ना हो, आगे से हम उस पर देखें। अब पश्चाताप शब्द को अगर हम एक मनन और विमर्श की तरह रिप्लेस करें, एक इंट्रोस्पेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन, कंटेम्पलेशन, उसकी तरह से रिप्लेस करें, उसको हटाएं, तो वो भी अच्छा है। तुम्हारे जीवन में भी जब कुछ अच्छा हुआ, यानी कि तुमने अपने बुरे वक्त पर विजय पाई, तो एकदम से पार्टी करने निकलने से पहले, मैं नहीं कह रहा कि ना करो, करो। हम लोग भी आदतन हमेशा कहते हैं कुछ भी अच्छा हो तो हम कहते हैं अच्छा चलो सेलिब्रेट करिए, पार्टी दीजिए। आदत है तो कोई बुराई नहीं, मनुष्य तो करता है ना। लेकिन थोड़ा सा मौका कंटेम्पलेशन में, विमर्श में, उसमें भी डालने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें थीं, क्या परिस्थितियाँ थीं, कैसे चीज़ें बुरी होती हैं तो कैसे अच्छी होती हैं। जब हम बुरी होने का मैकेनिज़्म समझने लगते हैं तो अच्छी चीज़ें सहजता से होने लगती हैं। जीवन में कुछ भी अच्छा और बुरा हमारी नासमझी के कारण ही होता है। तो उस पर थोड़ा वक्त उस चिंतन या विमर्श के लिए देना वो जरूरी है। कभी तुम बहुत खुश हुए तो खुश हो, ठीक है, खुशी को आप एंजॉय करो, लेकिन फिर उसी खुशी में बैठो। खुशी के क्षण में ही ये क्लैरिटी आएगी। देखिए, देख पाने की क्षमता, उस खुशी के क्षण में बैठकर तुम ये एक बार आत्मावलोकन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि दुखी होते क्यों हो। अब तुम कहोगे ये तो मज़ा खराब करना, अभी भी तो खुश थे, फिर दुख के बारे में सोचे। नहीं, वही सबसे अच्छा मौका होता है। तुम सोचो कि दुखी होते क्यों, तुमको कुछ पकड़ में आएगा, कुछ क्लू उसी समय पकड़ में आएगा, क्योंकि अभी अभी विजय हुई है दुख से तुम्हारी खुशी में, सुख में, जो भी कहना चाहो। तो वहाँ पर तुम उस क्लू को पकड़ने में सक्षम हो। तुम अशांत थे, तुम अशांति का समाधान चाहते थे, लेकिन तब चाहते थे जब तुम बिल्कुल अशांति में थे, समाधान चाहिए। लेकिन फिर अशांति से तुम एक दिन शांति में गए। तो सूक्ष्म अर्थों में अशांति पर शांति की विजय हुई। लेकिन जब तुम शांति के क्षण में आए, उस समय तुम कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा ध्यान पूर्णता के लिए दो, उस कंटेम्पलेशन के लिए दो कि जब तुम ये अपनी अशांति पर दृष्टिपात करके देख पाओगे वो अशांति कहाँ से और कैसे आई थी, वो कैसे आती है, और तब तुम्हें कुछ अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध हो जाएंगी, कुछ इंसाइट्स आ जाएंगी। इसलिए लाओ से कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी ना करो। बाहरी युद्ध में उन्होंने कहा कि ये तो बस एक फ्यूनरल की तरह है, जैसे तुमने कुछ निपटा दिया, तुम अब कुछ उसके रिमेन्स हैं उनको सब समाप्त कर रहे हो, ये एक ठहरने का वक्त है। फ्यूनरल केवल किसी के शरीर का अंतिम संस्कार ही नहीं है। फ्यूनरल या अंतिम संस्कार, भारत में सब शब्द उपयोग करते हो, ज़्यादा सुंदर है अंतिम संस्कार, इसलिए कि वहाँ पर हमारे चिंतन के लिए बहुत स्पेस होता है। जिया क्या जिया, क्यों जिया, कैसे जिया, ये जिया तो क्या जिया, यही जीवन था, सोचना बनता है। लोग कहेंगे तो फिलोसफर हो जाना है, इसको मरघट वाला सन्यास भी कहते हैं कुछ लोग इसको, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर बैठकर सोचना चाहिए। लेकिन होता है कि आम यूजुअल घटनाक्रमों में सबके अपने अपने कल्ट हैं, सबके अपने अपने रिचुअल हैं, वो अपने अपने रिचुअल करेंगे, कुछ कथा कहानी पढ़ेंगे, कुछ गीता पुराण कुरान जो भी करते होंगे वो सब कर लेंगे, जीवन पर नहीं विमर्श करेंगे कि ये जो अभी अभी गया है व्यक्ति, ये भी तो हमारे जैसा था, अब बचा क्या, हुआ क्या,
रहा क्या, हम भी जाने ही वाले हैं। तो ये हम क्या जी रहे हैं, जो जी रहे हैं वो जीने जैसा है, वो हायर पार्ट को चुनना है, लोअर पार्ट को चुनना है, अशांति को चुनना है, शांति को चुनना है। पता नहीं हमारे पास भी कितना वक्त बचा हो, कोई नहीं जानता। वो विमर्श, इसी लाओ से कहते हैं कि हर विजय एक फ्यूनरल जैसी है, अंतिम संस्कार जैसी। हर अंतिम संस्कार का अर्थ है ठहर कर आत्मावलोकन करना कि जो हम जी रहे हैं वो क्या जी रहे हैं, उसमें कितनी प्रशांति है, उसमें जीवन की कितनी गुणवत्ता है, और उसको फिर हमें जगह देनी है। और वो जगह ताओ के शाश्वत नियम से लयबद्ध हो जाना है। और जब ताओ के शाश्वत नियम से लयबद्ध हैं तो फिर जीवन में किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं, फिर किसी हथियार की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।